तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का वापस से मेरे YouTube चैनल पे। और अभी तक आप सबने इतना प्यार दिखाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो अब देखिए, मेन बात करें तो वीडियो पे अब हम कि एग्ज़ाम में हमारे 15 दिन बचे हैं। तो ऑन द 6th of December वी आर हैविंग आर एग्जामिनेशन। तो अब हमको उसके लिए क्या क्या करना चाहिए उस पे हम फोकस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो 6 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम है। लगभग आज से 14 दिन बचे हैं हमारे पास। तो इन 14 दिनों में 6 दिसंबर तक के लिए हम लोग को मेन टॉपिक्स क्या क्या देखने हैं उस पर मैं आपके साथ एक छोटे सा वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा है। और यदि आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, उन टॉपिक्स पे पर्टिकुलर मैं वीडियो बना के आपके डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स हिंदी में रहेंगे, कुछ इंग्लिश में रहेंगे, क्योंकि आ, थोड़ा बहुत जो है अंडरस्टैंडिंग कुछ हिंदी में अच्छी कुछ इंग्लिश में अच्छी है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है हिंदू शब्दबोध कि अंडरस्टैंडिंग द टर्म हिंदू, इट्स हिस्टोरिसिटी एंड इट्स ज्योग्राफिक एंड जीवन दृष्टि एस्पेक्ट्स। तो ये तो हम लोग ने बेसिक बेसिक देखा ही होगा जब भी इसकी शुरुआत करी होगी, तो ये देख लेना है। इसके अलावा एनुमरेशन ऑफ अष्टादश विद्यास एंड उपांग्स एंड द रिस्पेक्टिव आचार्यस। तो हमें अष्टादश विद्या, उपांग तथा उनके प्रमुख आचार्य, सबसे पहले ये टॉपिक और ये तो देखने ही है हमको। तो अब इसमें अष्टादश विद्या आपकी कौन कौन सी होगी? 4 वेद, 6 वेदांग, इसके अलावा 4 धर्मशास्त्र जो आपके हो गए पुराण, रामायण, महाभारत, सांख्य योग और न्याय वैशेषिक दर्शन मिला करके ये 14, और 4 हो गए उपवेद। तो ये 18 आपका अष्टादश विद्या है। ये हो गई उनके प्रमुख आचार्य, देखने की किसके कौन रचयिता है, किसने उसमें क्या योगदान रहा है। इसके अलावा विभिन्न परंपराओं में पदार्थ तत्व। तो ये वाला जो है पदार्थ तत्व आत्मा अक्रॉस डिफरेंट ट्रेडिशंस, तो इसको हम लोग जब पुनर्जन्म बंधन मोक्ष देखेंगे तो उसमें हम लोग इसके थ्रू होंगे। तो ये एक ओवरलैपिंग पार्ट है मेरे हिसाब से इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्त्री विमर्श वाला कि समांतर संप्रभुता के सिद्धांत की जो पोजीशन ऑफ फेमिनिन इन भारत, पैरेलल सोवरेनिटी प्रिंसिपल्स, इसमें क्या क्या रहे हैं। तो इसमें हमारा जो रहेगा वो रहेगा वाक सूक्त रहेगा, देवेतर शीर्ष सूक्त रहेगा और भगवद गीता रहेगी, अर्धनारीश्वर की अवधारणा, विदारण्यक उपनिषद। तो इस पर मैं एक वीडियो जल्दी आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको तो अच्छे से देख के जाना है क्योंकि इसमें से सवाल तो आते ही है। शक्ति तथा प्रकृति तत्व, इसमें भी बेसिक देख के जाना है कि शक्ति ने अपने आप को किस रूप से स्थापित किया है, प्रकृति के रूप में कैसे अपने आप को उसने स्थापित किया है। तो ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इसके अलावा जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्त्री विमर्श, ये भी अभी तक तो फिलहाल इतना पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, तो एक बार देख लीजिएगा, लेकिन मैं से एज इम्पॉर्टेंट इतना नहीं कहूँगा। हाँ, वेदांत में एकात्म तथा जैन, बौद्ध, न्याय वैशेषिक दर्शन और गुरु ग्रंथ साहिब में अंत संबंधा और सर्वसमावेशिता का परिणामी विचार। तो इसमें हम देखें कि अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ वननेस इन वेदांत, इंटरकनेक्टेडनेस इन जैन, बौद्ध, न्याय, वैश्विक दर्शन एंड श्री गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये वाला भी इसमें हम आत्मा के प्रिंसिपल पे बात करेंगे कि आत्मा के बारे में क्या कहा गया है, इसमें किसने सगुण किसने निर्गुण माना है, आत्मा के क्या तत्व माने हैं। इन सब चीज़ों को हम जब पुनर्जन्म बंधन मोक्ष देखेंगे उसी के अंदर इसको हम तय कर लेंगे। तो इसको भी अभी यहाँ छोड़ते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो आठवां टॉपिक है, वर्ण, जाति और कास्ट के बीच अंतर, बृहदारण्यक उपनिषद में क्या दिया है और ये भगवद गीता में क्या दिया है। तो ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक एक रहेगा, ये इसको देखना इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट यूनिट से हमारे लगभग ये जो टॉपिक मैंने ब्लू टिक किए हैं एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या टिक किया है। हिंदू शब्दबोध वाला, अष्टादश विद्या वाला, स्त्री विमर्श, शक्ति तथा प्रकृति तत्व और वर्ण के ऊपर। इसके अलावा जो विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि में ऋषियों की और संतों की गणना है वो 10th यूनिट में, मिसक्लेनियस यूनिट जो है उसमें हमको मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं। दूसरा है धर्म तथा कर्म विमर्श। तो ये वाला भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, धर्म तथा कर्म विमर्श। इससे भी सवाल काफ़ी बनते हैं। इसमें हम लोग देखें तो सबसे पहले धर्म की परिभाषा, बिल्कुल ये तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें कि धर्म की परिभाषा महाभारत में क्या दे रखी है, मनुस्मृति में क्या दे रखी है। तो मनुस्मृति की है धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधशकम धर्म लक्षणम। तो ये मनुस्मृति की वैश्विक सूत्र गीता शंकर भाष्य पूर्वघात परंपराओं में क्या क्या है। मुख्यतः जो ये महाभारत और मनुस्मृति है इनसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनमें क्या क्या लक्षण दे के रखे। उसमें भी विदुर के द्वारा क्या है, गौतम के न्याय शास्त्र में क्या दिया हुआ है,
ये सब भी है कि देखने के। और ये इम्पोर्टेंट है, धर्म, रिलीजन, मजहब, पंथ, संप्रदाय, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या इनके बीच में अंतर है, ये भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। धर्म के प्रकार प्रवृत्ति मूलक, निवृत्ति मूलक, ये बेसिकली दो मार्ग है, प्रवृत्ति मूलक मार्ग और निवृत्ति मूलक मार्ग। प्रवृत्ति मूलक मार्ग में ये होता है कि मनुष्य जो है उस प्रवृत्ति में रहते हुए धर्म का पालन करता है। और निवृत्ति मूलक का होता है निवृत्ति यानी कि मुक्त होकर के, हर चीज़ से मुक्त होकर के एक धर्म का पालन करना। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, यदि आपको लगता है कि चाहिए तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है धर्म वैदिकता श्रमण परंपराओं में एवं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के संयोजक सिद्धांत में। तो हमें इसमें देखना है कि धर्म की जो है वैदिक परंपरा में क्या रहा है, श्रवण परंपरा में क्या रहा है, और गुरु ग्रंथ साहिब जी में क्या इसकी व्याख्या दे रखी है श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने, उसको हमको देख करके चलना है। तो नेक्स्ट टॉपिक में यदि हम जाए तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है वर्ण आश्रम धर्म एंड चॉइस। वर्ण आश्रम में 4 वर्ण कौन कौन से बताए गए हैं, तो 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 जो वर्ण है, वर्ण और जाति का क्या है जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा, उसी का थोड़ा सा एक्सपेंशन यहाँ पर है कि भगवद गीता में वर्ण आश्रम पे क्या कहा गया, वर्ण सिस्टम। अच्छा, वर्ण आश्रम धर्म है तो उसमें 4 वर्ण वो आ जाएंगे आपके, कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की, इसमें क्या क्या दिया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देन राजधर्म, आपद धर्म, समाज धर्म तथा स्वधर्म। तो धर्म के कुछ प्रमुख प्रमुख जो हम कह सकते हैं कि घटक है, उसमें क्या क्या है, उसकी बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीज़ें कि डिवाइड कर दिया हमने धर्म को हर स्थिति के साथ। जैसे राजधर्म, तो राजा का जो धर्म है वह राजधर्म। आपद धर्म यानी आपदा के समय जो धर्म है, हम कहते हैं ना आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, तो वही आपद धर्म। समाज धर्म, समाज के लिए क्या धर्म होना चाहिए मनुष्य का, समाज का क्या धर्म होना चाहिए वो, और स्वधर्म, खुद का धर्म क्या होना चाहिए इसके ऊपर। कर्म, विकर्म और तथा अकर्म, जो भगवद गीता का जब हम चौथा अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें कर्म, विकर्म, अकर्म, सकर्म, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से बताया है। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे लिए इसमें। और षड्विध कर्म भी है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म, काम तथा निषिद्ध कर्म। तो नित्य कर्म जो हम लोग डेली के अपने रूटीन वर्क करते हैं वो हमारा नित्य कर्म हो गया। नैमित्तिक कर्म यदि हम किसी कार्य के प्रति निमित्त, किसी कार्य के निमित्त जो कर्म करते हैं वो नैमित्तिक कर्म हो गया। प्रायश्चित कर्म, यदि हमसे कोई पाप हो गया है तो उसको सही करने के लिए जो हम प्रायश्चित करते हैं वो प्रायश्चित कर्म। उपासना कर्म, पूजा पद्धति जो होती है, पूजा उपासना करना, उपासना कर्म। काम्य कर्म जो करने योग्य है वह काम्य कर्म है, और निषिद्ध कर्म जो करने योग्य न है वह निषिद्ध कर्म है। उसके अलावा निष्काम तथा सकाम कर्म, इसकी भी अवधारणा में भगवद गीता में मिल जाती है। निष्काम कर्म क्या होता है, सकाम कर्म क्या होता है, और कर्म फल प्रारब्ध तथा संस्कार। कर्म क्या होता है, कर्म का फल क्या होता है, प्रारब्ध जो होता है वो क्या होता है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कि संचयमान कर्म क्या होता है, प्रारब्ध कर्म कौन सा होता है आपका, क्रियमान कौन सा होता है। तो कर्म की जो प्रकार है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें लगभग लगभग सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत आसान है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत आसानी से सब हो गया, इजी क्वेश्चंस बनेंगे इससे, तो इतना वो नहीं। पुनर्जन्म बंधन मोक्ष, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें जो है आपके सवाल जो है थोड़े से डीप चले जाते हैं कभी कभी। इसमें हम देखें जीव की अवधारणा। जीव की अवधारणा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, जीव आत्मा क्या है, जीव बना कैसे, 5 तन्मात्राएं, 5 कोश जो है, उन सब के ऊपर बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या है। फिर बंधन की परिभाषा है ना, इसको मैं स्टार मार्क करूँगा क्योंकि ये हर बार 3 बार तक पूछा गया है। 3 बार ये प्रश्न किसी न किसी रूप से आएगा। ये आउट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक पूछ लेगा, वैकृतिक पूछ लेगा या दाक्षिणिक पूछ लेगा। ये ज़रूर जान लीजिए कि सांख्य कारिका जो है, सांख्य तत्व कौमुदी, इसको पढ़ के जाएगा कि इसके रचयिता कौन है, तो वो है ईश्वर कृष्ण इसके रचयिता है। तो ये हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि क्या पता कभी यही प्रश्न पूछे कि सांख्य तत्व कौमुदी के रचयिता कौन है, जिनकी सांख्य कारिका से हम लोग को ये प्राकृतिक, वैकृतिक और दाक्षिणिक बंधन पढ़ना है, तो ईश्वर
कृष्ण। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ कर्सर की थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए प्रॉपरली लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप भावनाओं को समझ लीजिएगा। तो ईश्वर कृष्ण इसके राइटर है। तो इसमें हम देखेंगे प्राकृतिक वैकृतिक दार्शनिक बंधन क्या है। तो वैकृतिक बंधन, सबसे पहले इसमें देखिए वैकृतिक प्राकृतिक प्राकृतिक बंधन में ये है कि जो योगी आत्म साक्षात्कार से शून्य होकर केवल इन भूमियों के आनंद में रहते हैं और विवेक ख्याति द्वारा स्वरूप स्थित का यत्न नहीं करते, वे उच्च कुल वाले योगियों के घर फिर जन्म लेते हैं और इसी तरह प्रकृति के बंधन में बन जाते हैं। तो यानी कि जो अचेतन जड़ पदार्थ को चेतन परम तत्व समझता है वही प्राकृतिक बंधन है। इसको हम एक लाइन में सेंस करें, अचेतन जड़ पदार्थ को चेतन परम तत्व समझना ही प्राकृतिक बंधन है। उसके बाद हम देखें वैकृतिक। तो वैकृतिक बंधन जो आत्म साक्षात्कार से शून्य राजसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य है, जिनके कर्म सत्वगुण तमोगुण दोनों से मिश्रित है, वे इन वैकृतिक वासनाओं के अधीन उसी भूमि में मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। तो वैकृतिक बंधन से जन्म के लिए यदि हम देखें तो तन मात्रा को परम सत्य समझते हैं, एक लाइन में देखें वही वैकृतिक बंधन है। इसके अलावा प्राकृतिक बंधन, तो जो योगी प्राकृतिक हो चुका है, सॉरी, दाक्षिणिक बंधन। तो दाक्षिणिक बंधन में जो आत्म साक्षात्कार से शून्य फल कामना के अधीन होकर केवल सकाम इष्ट पूर्त आदि परोपकार और अहिंसात्मक सात्विक कर्मों में लगे हुए हैं, वे इन सात्विक भावनाओं के अधीन होकर 6 देव सर्गों में सात्विक वासनाओं का फल भोगकर आत्म साक्षात्कार के लिए फिर मनुष्य जन्म लेते हैं। तो इसका यदि हम देखें तो देवालय निर्माण होते हैं, जितने भी निर्माण कार्य या फिर हमने जैसा कि पढ़ा किसी भी कार्य के प्रति संलग्न होकर करना, तो वह हो जाता है आपका दाक्षिणिक बंधन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख के जाइएगा। फिर बंधन के मूल कारण और इसकी प्रक्रिया तो हमको भगवद गीता में इसका पता है, मिल जाएगा, तो देख लेंगे। अच्छा, प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो प्रतीत्य समुत्पाद है ये आपके बौद्ध का सिद्धांत है। इसका है बौद्ध का सिद्धांत है। तो प्रतीत्य समुत्पाद में एक बार आप देख लीजिएगा कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, तो प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध किस में मानते हैं, तो ये बौद्ध का कॉन्सेप्ट है, तो ये इम्पोर्टेंट याद रख लीजिएगा। फिर धर्म के प्रेरक तत्व पुनर्जन्म, तो हमें इसमें ये जानना है कि पुनर्जन्म का धर्म से जो अंतर संबंध है किस प्रकार से हुआ है, धर्म के द्वारा पुनर्जन्म। या फिर यदि इसको इंग्लिश में देखें तो हमको यहाँ पर ये मिलेगा द प्रिंसिपल ऑफ पुनर्जन्म एंड एनेबलर ऑफ धर्म, कि धर्म को किस तरह से पुनर्जन्म जो है प्रतिपादित कर रहा है वह। इसके अलावा मोक्ष और निर्वाण की संकल्पना, तो ये हमको मिल जाएगा कि हर इसमें मोक्ष को क्या माना गया है, किसने मोक्ष को मुक्ति माना है, किसने मोक्ष को पूर्ण रूप से विलीन होना परमात्मा में माना है, निर्वाण की संकल्पना, निर्वाण क्या माना है, किसने निर्वाण माना है, ये बेसिक चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा मोक्ष प्राप्ति के विविध मार्ग, अभ्यास कर्म भक्ति ज्ञान, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा, ये पूछा जाता है तो इसको भी एक बार हम देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद प्रमाण सिद्धांत, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस सिलेबस। प्रमाण सिद्धांत आपको पेपर 1 में भी मिलेगा, ये आपको पेपर 1 में भी है आपका प्रमाण सिद्धांत। तो यदि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, क्योंकि ये पेपर 1 और 2 दोनों में है। तो ये आपके एक तीर से 2 निशाने साथ जाएगा। तो ये टॉपिक जो है ये आपको अच्छे से करना ही है। प्रमाण की परिभाषा, प्रमा प्रमेय क्या होता है, अप्रमा क्या होता है, तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं उसको देख लेना, क्योंकि मैच द कॉलम में कभी पूछ लिया था, कभी डायरेक्ट पूछ लेगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका टॉपिक है, प्रमाण की परिभाषा। ये जैसे मैंने कहा ना, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय तथा प्रमा, शास्त्र विश्लेषण, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रमाता कौन होता है, प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या है और प्रमा क्या है। फिर विभिन्न प्रकार के प्रमाणों की प्रकृति, परिभाषा, विधियाँ और सीमा। तो जब हम देखेंगे तो प्रमाण सिद्धांत में जितने भी प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं, जब हम प्रमाण सिद्धांत पढ़ेंगे तो उनके बारे में इसमें दिया गया है।
शब्द शक्ति ये जो है, देखिए ये तो आपका साहित्य सिद्धांत का एक भाग है। शब्द शक्ति की जो 4 शक्तियाँ होती है, अभिधा, तात्पर्य, लक्षणा और व्यंजना। तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब हम सीधा डायरेक्टली बात करते हैं और सामने वाले को समझ आ जाता है तो वो अभिधा है। लक्षणा जब हम किसी को कंपेयर करते हैं तो वो लक्षणा हो जाती है। व्यंजना जब हम कोई बात सीधे सीधे ना बोल के टेढ़ी तरीके से बोलते हैं जिसके अलग अर्थ निकल जाते हैं सामने वाले को, तो वो व्यंजना हो जाता है। और तात्पर्य द अल्टीमेट मीनिंग विच द लिटरेटर वांट्स टू कन्वे, जो अंतिम सत्य है, जो अंतिम बात है, जो एक रचनाकार या फिर एक व्यक्ति पहुंचाना चाहता है, वो उसका तात्पर्य हो जाता है। तो शब्द की ये 4 शक्तियाँ हैं, मुख्यतः 3 शक्तियाँ हैं। इसको हम लोग एक बार ध्यान रख लेंगे तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर स्वतः प्रामाण्य, परतः प्रामाण्य, इसके ऊपर की स्वतः प्रामाण्य कौन मानता है, परतः प्रामाण्य कौन मानता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और समसामयिक ग्रंथों के प्रमाण के अनुप्रयोग, तो जो भी कंटेम्प्रेरी इसमें हमारे ग्रंथ रहेंगे उनके हम उसमें देखने, लेकिन ये वाला हम स्किप कर सकते हैं। ओके, वाद परंपरा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वाद परंपरा से सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट आपका वाद जल्प वितंडा, जो कथा की प्रकृति और प्रकार है, ये क्या दिए हुए हैं, इसको भी स्टार मार्क करूँगा मैं कि कथा क्या है, वाद जल्प वितंडा किसे कहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट। संशय से निर्णय, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है कि संशय से किस प्रकार निर्णय तक पहुंचा जाता है। जो हमारा मॉडर्न इंडियन लॉ है वो इसी सिस्टम को फॉलो करता है। वाद परंपरा शास्त्रार्थ की विधि अधिकरण की अवधारणा की, वाद परंपरा में शास्त्रार्थ कैसे होता था, क्या परंपराएं होती थी, उसके ऊपर इसको हमको देखना है। फिर ज्ञान अन्वेषण का आरंभ, अनुबंध चतुष्टय, अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। विषय अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो अनुबंध चतुष्टय है, और उसको इसी ऑर्डर में याद रखना है कि अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंफ्यूज करने का है, तो इसको तो रट ही लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। सॉरी, इसके ऊपर वो लग गया फाइल, बट आप समझ गए होंगे कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको करना है। ज्ञान का संगठन, अब सूत्र, भाष्य, वार्तिक, वृत्ति, टीका, टिप्पणी और संग्रह। तो जब हम देखें तो इसको आप ऐसे याद रख लीजिए कि सबसे छोटा जो है सूत्र, सूत्र के ऊपर आता है आपका भाष्य, भाष्य के ऊपर आता है आपका वार्तिक, वार्तिक के ऊपर आता है आपकी वृत्ति, वृत्ति के ऊपर आती है आपकी टीका, टीका के ऊपर आता है टिप्पणी, और टिप्पणी के ऊपर आता है आपका संग्रह। तो इस तरीके से याद रखेंगे यदि हम इसको ऑर्डर वाइज, तो ये एक आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सूत्र, भाष्य, वार्तिक, वृत्ति, टीका, टिप्पणी और संग्रह का। तो श्रवण विधि के ज्ञान और तात्पर्य का विश्लेषण, तात्पर्य यानी कि जो अल्टीमेट मीनिंग हमको जानना है वह क्या है, तो उसका उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद तथा उत्पत्ति, इसको भी याद रखना है। ये टॉपिक जो है, यदि आप इसको ज़्यादा डिटेल भी ना जाए तो आप इसका जो आपको कॉन्टेक्स्ट दिया है, जो आपको ऊपर ऊपर दिया है, यदि आप इसे ही अच्छे से देख लेंगे तो आपके लगभग सारे सवाल इसमें सही हो जाएंगे, इसकी श्योरिटी है। एनीवेज, मूविंग अहेड, षड्विध तात्पर्य, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस यूनिट में आप यदि सिलेबस को ही अच्छे से याद कर जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में ना जाएंगे, तो भी आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाता है, क्वेश्चन ऊपर से ही पूछेगा आपके टॉपिक से। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, ये षड्विध तात्पर्य, निर्णय और तंत्र युक्ति, जो आधुनिक विज्ञान संदर्भ में शोध पद्धति है। तंत्र युक्ति का आप बेसिक देख जाइएगा कि तंत्र युक्ति आखिर है क्या, उसके अंदर तंत्र युक्ति के द्वारा कैसे हम शोध पद्धति को करते हैं। 6 टॉपिक जो है इसको थोड़ा इंग्लिश से हम देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें हिंदी में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। 6 टॉपिक है एप्लीकेबिलिटी ऑफ वेस्टर्न मेथड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंडियन टेक्स्ट, यानी कि भारतीय ग्रंथों को समझने के लिए पाश्चात्य विधियों की उपयुक्तता। इसमें सबसे पहला है वेस्टर्न रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री इंक्वायरीज। नाउ इसमें पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसके अंदर हमने बहुत सारे मेथड्स और उनके जो हमने देखा कि जो वेस्टर्न मेथड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट है उनने क्या क्या थ्योरी दी है और उसके जनक कौन है, तो उसको यदि आप एक बार देखेंगे तो इसमें आपको हो जाएगा।
कि स्वतंत्र शोध पर पाश्चात्य प्रतिबंधक तत्व, भारत का पाश्चात्य जगत द्वारा चित्रण एवं पारंपरिक साहित्य सिद्धांत, वेस्टर्न डिसिप्लिन्स ऑफ भारत एंड ट्रेडिशनल लिटरेरी थ्योरीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, ओरिएंटलिज्म क्या है, ऑक्सीडेंटलिज्म क्या है, डिकंस्ट्रक्शन क्या है, ये सब थ्योरीज जो बनाई गई है बाहर के लोगों द्वारा, उसके ऊपर। फिर हिंदूज एंड भारत इज अंडरस्टूड through the Marxist perspective and the critical theory, intention of author versus that of the reader, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था अपना एक होता था आपका जो रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म, उन दोनों को जो हमने पढ़ा था वही इसके अंदर बेसिकली बताया गया है। और हिस्ट्री, पर्पस ऑफ द क्रिटिकल थ्योरी एंड स्टीरियोटाइपिंग ऑफ इमेजेस एंड कॉन्सेप्शंस। तो इसमें यही है कि किस तरीके से इतिहास को लोगों ने, वेस्टर्न पीपल ने अपने अपने हिसाब से उसको शो किया है उसी चीज़ को। तो इसमें बेसिक चीज़ें देख लेना है और ये भी वही बेसिक चीज़ें है एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें आप यदि मार्क्सिस्ट थ्योरी देख जाएंगे, क्रिटिकल थ्योरी, तो आपको बहुत कुछ हो जाएगा इसमें अंडरस्टैंडेबल। ग्रामसी की हेजेमनी थ्योरी, आधिपत्य का सिद्धांत, एंटोनियो ग्रामसी जो इटली के थे, उन्होंने हेजेमनी थ्योरी दी थी, कल्चरल हेजेमोनी, और स्पेसिफिकली हम कहें तो उसको देख लीजिएगा। संरचनावाद या फिर हम कहें इंग्लिश में तो स्ट्रक्चरलिज्म, किस तरीके से भारत को डिस्प्ले किया है वेस्टर्न वर्ल्ड में, उस चीज़ को देखना है। ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटलिज्म हमने कहा है कि स्टडी ऑफ इंडिया भारत थ्रू द वेस्टर्न मेथड्स, तो वेस्टर्न एक्सपीरियंस ऑफ थियोराइजिंग भारत एंड यूज़ ऑफ साइको एनालिटिकल अप्रोचेस। अब हमको इसमें ये देखना है कि साइको एनालिसिस का किस तरह से इस्तेमाल किया, जो आपके सिगमंड फ्रॉइड हो गए, जो आपके जंग हो गए, कार्ल यूंग हो गए और लिंकन हो गए, ये तीन मेन इम्पॉर्टेंट है जिनके द्वारा भारत की जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। तो ये भी एक आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा डिकंस्ट्रक्शन, डेरिडा का जो दिया गया है डिकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत, और डिकंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, न्यू हिस्टोरिसिज्म, इसको भी देखना है, इसका भी बेसिक देख जाएंगे तो हो जाएगा लगभग काम। चलिए अब हम जाते हैं 7वीं का, रामायण और महाभारत 8। ये दोनों से जो है आपको, अब हम लोगों ने देखिए रामायण और महाभारत खूब पढ़ा है, खूब सुना है, लेकिन इसमें हमको जो मुख्यतः जो है, यहाँ हम वाल्मीकि रामायण के ऊपर जो हमारे मुख्यतः प्रश्न आधारित होंगे। इसके अलावा जो प्रश्न होंगे वो पारंपरिक रामायणों के ऊपर आते हैं कि क्षेत्रीय रामायणों में रामायण की क्या परंपरा रही है, देश के बाहर, भारत के बाहर रामायण की क्या परंपरा रही है, उसके ऊपर इसमें सवाल आते हैं। तो इसमें जैसे कि देवीय प्रेरणा से रामायण की उत्पत्ति, वाल्मीकि रामायण, तो हमें पता है कि क्रौंच पक्षी थे, उसको तीर मारा था बहेलिये ने, तो वाल्मीकि जी ने श्राप दिया था कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समय या क्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहिता। यहाँ से रामायण की उत्पत्ति शुरू हुई अनुष्टुप छंद में, ये पहला श्लोक था। इसके अलावा रामायण को हम क्या कहते हैं कि 24,000 श्लोकों की संहिता, जो चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहते हैं इसको। रामायण के जो हर 1000 श्लोक में अंत का जो शब्द होता है उसको हम जोड़ेंगे तो आपका गायत्री मंत्र बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो इससे जुड़ी हुई चीज़ें ये सब है। श्रद्धा केंद्रित रामायण, थाई रामायण, राम कीयन कहा की है, राम की कुवन कहा की है थाईलैंड, और आपका जो नेपाल की रामायण क्या है, बर्मा की रामायण क्या है, और इस साइड साउथ ईस्टर्न से जावा सुमात्रा जो है वहाँ पे क्या है, कोरिया का क्या कनेक्शन है, कोरिया की रानी का अयोध्या से क्या कनेक्शन है, ये सब चीज़ें। फिर रामायण की लोकप्रियता और प्रासंगिकता, हमने वही कहा है कि जैसे हम देखें इसके अंदर में यही है कि लोकप्रियता और प्रासंगिकता में कि क्षेत्रीय रामायण जो बनी है, कन्नड़ रामायण, तेलुगु रामायण, मलयालम रामायण, तमिल रामायण, बंगाली में, गुजराती में, अवधी में क्या क्या रामायण रही है। फिर समग्र भारतीय शास्त्रीय तथा कला, लोक शास्त्रीय समसामयिक कला का उपजीव्य, तो उपजीव्य स्रोत जो होता है वह होता है जो भरण पोषण करने वाला होता है, जो पालने वाला होता है वह होता है कि किस तरीके से रामायण का आधार बनाकर कवियों ने कविता रची, रचनाकारों ने ग्रंथ रचे और उन्होंने अपना जीवन यापन किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम में हम समझेंगे कि श्री राम के जीवन में मर्यादा किस प्रकार से उन्होंने पालन किया,
हर मोड़ पे अपने जीवन में मर्यादा का, जिस कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मानवीय संबंध एवं सामाजिक पुनः संरचना, निषादा, जटायु आदि। तो मुख्यतः प्रकृति और मनुष्य के बीच का संबंध है इसके अंदर कि किस प्रकार से मनुष्य और प्रकृति आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उसमें इन दोनों के बीच जो आत्मीय संबंध दिखाया गया है, जैसे कि सागर का, कि तुलसीदास जी की हम जब पढ़ते हैं रामचरितमानस तो आता है ना, विनय न मानस जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो सागर और श्री राम का संबंध, या फिर जटायु जो थे जिन्होंने सीता माता की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, निषाद राज जो उनके मित्र बनाया था, सुग्रीव था, आपके हनुमान थे। तो ऐसे ऐसे जो पात्र है जो प्रकृति में रहने वाले थे, उनसे किस तरह मनुष्य ने यानी कि श्री राम ने अपने संबंधों को बनाया, स्ट्रांग किया, और ये एक मैसेज दिया सबको, वो चीज़ देखनी है। स्त्री विमर्श में अनुसुईया को देखना। अनुसुईया कौन थी? तो सती अनुसुईया जो थी अत्रि ऋषि की पत्नी थी, जिन्होंने माता सीता को गहने दिए थे। अहिल्या कौन थी? गौतम ऋषि की पत्नी थी, जो उनके श्राप से पत्थर बन गई थी, जिनका उद्धार श्री राम ने किया था। कैकई कौन थी? जो श्री राम की सौतेली माँ थी, जो बहुत प्यार करती थी, लेकिन मंथरा के चक्कर में आके उनको 14 वर्ष का वनवास दिया था। कौशल्या जो श्री राम जी की माता थी। मंदोदरी रावण की पत्नी। सीता श्री राम की पत्नी माता सीता। स्वयं प्रभा जो थी, वो हम लोग को एक यदि याद होगा, जब माता सीता की खोज में हनुमान जी की जो दल होता है, हनुमान और अंगद का दल, ये जब साउथ में जाते हैं, दक्षिण की ओर जाते हैं, तो उनको एक मायावी नगरी मिलती है, जहाँ पे स्वयं प्रभा नाम की एक अप्सरा होती है, जो उनको भटकाने की कोशिश करती है। तो वहाँ पर स्वयं प्रभा। तारा बाली की पत्नी। त्रिजटा जो माता सीता के साथ वहाँ पर थी अशोक वाटिका में, जो कि विभीषण की बेटी थी, यदि याद रख लीजिएगा। तो त्रिजटा थी, ये विभीषण की बेटी थी। तो ये बेटी थी किनकी? विभीषण की। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर शायद आया भी था पिछली बार, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद आया था। तो ये एक फैक्ट आप सबके साथ में भी शेयर कर लिया कि जो त्रिजटा थी वो विभीषण की बेटी थी। इसके अलावा उर्मिला जो है, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी जो थी, वह उर्मिला शबरी, जिनके बेर खाए थे श्री राम ने और लक्ष्मण ने नहीं खाए थे, तो उनको वो बेर संजीवनी रूप में प्राप्त हुए। राम राज्य की परिकल्पना जो है, राम भरत संवाद हमें मिलता है अयोध्या कांड के 100वें से लेकर के 115वें सर्ग तक राम राज्य। तो उसमें श्री राम बताते हैं भरत को कि किस प्रकार से एक राजा को राज्य को संभालना है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। बहुत बड़ा टॉपिक है वो, तो उसको देख लेना। एक शॉर्ट फॉर्म में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, नहीं होगा तो मैं ही बना के डाल दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इतने यदि पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो आप बता दीजिएगा आपको जो भी टॉपिक्स चाहिए हो कमेंट बॉक्स में, मैं तुरंत उस पर वीडियोज़ बना के डाल दिया करूँगा। और समाज में ऋषियों की भूमिका, तो ऋषि क्या करते हैं, ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है जो हम अपने बुद्धि विवेक से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। भारत संबंधी भौगोलिक वनस्पति जैविक सूचनाएं, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आज के समय में जो दंडकारण्य है वो किस राज्य में है, या फिर जो चित्रकूट है जहाँ पे ठहरे थे वो किस राज्य में है। कुछ इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं और भौगोलिक वनस्पतिक स्थितियों में। और तो कुछ खास नहीं। महाभारत का एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय जो रहेगा वो रहेगा आपका कि काल, शासी पारंपरिक काल की। युधिष्ठिर संवत हम कैसे बताते, कृष्ण संवत कब से कब तक है, विक्रम संवत कब से कब तक है, जो स्टार्टिंग ऑफ द एरा जो है मॉडर्न, वो महाभारत की मूल कथा जो हमको एक मालूम है, कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, उसका अंत क्या हुआ, ये सब। धर्म और संसार में जो हम धर्म के 10 लक्षण, जैसे का धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमेंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोध, दशकम, धर्म लक्षण। धृति में गंगा अवतरण की, किस प्रकार से परीक्षित ने धैर्य धारण किया गंगा के अवतरण के लिए, जिससे उनके जो पूर्वज थे उनकी मुक्ति हुई। क्षमा, विश्वामित्र और वशिष्ठ की जो कहानी है कि किस तरह विश्वामित्र हमेशा वशिष्ठ से वैर रखते थे, लेकिन फिर भी वशिष्ठ ने उनको क्षमा किया। ययाति और पुरु की दम की कहानी है कि किस प्रकार से ये कहानियों को जब हम देखेंगे, इनके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, अभी शायद वीडियो बहुत लंबी होगी, तो ये
अस्तेय, युधिष्ठिर, यक्षी संवाद, शौच, नेवले की कहानी है, इंद्रिय निग्रह, धर्मव्याध का उपदेश, दी, सावित्री सत्यवान की कथा, विद्या, स्त्री पर मनुष्य, बाघ, सर्प, गज की कथा, और सत्य, हरिश्चंद्र, सत्यकाम, क्रोध में परीक्षित और उनके द्वारा शमी ऋषि का अपमान। तो ये कहानियों को देख लेंगे तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा। समग्र भारत में समग्र भारत के साहित्य में, कलाओं में और लोक शास्त्रीय समसामयिक कलाओं में जो उपजीवी, महाभारत के उपजीवी जो है क्या क्या बनाए गए, जैसे भास के नाटक कौन कौन से रचे गए थे इसमें, जैसे कुरुभंगम है, कर्णभारम है, ये सब। तो ये सब जो उपजीवी काव्य है वो देखना है। विदुर नीति और भगवद गीता, भगवद गीता तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही महाभारत का। भगवद गीता के बिना महाभारत अपूर्ण है, ऐसा कह सकते हैं। भगवद गीता महाभारत की आत्मा है। विदुर नीति में, विदुर नीति एक्चुअली में एक्सटेंशन है राम राज्य का, राम भरत संवाद का। कि विदुर नीति में वो बताते हैं कि राजा को कैसे होना चाहिए, राजा को कर कैसे लेना चाहिए अपनी प्रजा से, कि जिस तरह एक भंवरा फूलों में से रस लेता है लेकिन उनको पता नहीं चलता, उसी तरह राजा को भी अपने प्रजा से उतना कर लेना चाहिए जितना वो दे सके और उनके ऊपर बोझ ना बने। कुछ इस प्रकार के सिद्धांत उसमें विदुर नीति में वो देखते हैं। इसके अलावा राजधर्म तथा राजनीति धर्म जो शांति पर्व में भीष्म उपदेश देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें से आता है कि इसमें उपदेश किसने दिया, तो भीष्म ने उपदेश दिया था युधिष्ठिर को। भारतवर्ष का भूगोल, अच्छा इसमें एक ये भी 18 जो पर्व है उनके नाम और ऑर्डर एक प्लीज आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो आता ही है कि शुरुआत कहाँ से हुई और अंत कहाँ पर हुआ। इसके अलावा महाभारत के स्त्री वर्ष में द्रौपदी, गांधारी, हिडिंबा, जामवंती, कुंती, माधुरी, ये सब जो है, ये सब एक छोटा छोटा देख लीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको जो कुछ भी नहीं लगता हो वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद हम चलते हैं संस्कृत परिचय। अब देखिए यहाँ पर दो भाग हो जाते हैं, एक तो वो जिन्होंने संस्कृत पढ़ा है और एक जिनने नहीं पढ़ा। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो क्या ही बताया, उनको तो आता ही होगा, लेकिन जिनने नहीं पढ़ा है उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, डीप मत जाना आप। बस जो ऊपर आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है, इसको यदि मैं एक बार एक्सपैंड कर देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर हमें दिखेगा अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर आपको जो कुछ भी दिख रहा हो ना, आपको यदि ज़्यादा नहीं हो तो उसे रट जाइएगा बस। दैट्स इट। हाँ, शब्द रूप धातु रूप आपको याद करने पड़ेंगे, उसको भी रटना ही पड़ेगा, उसका कोई चारा नहीं है। लेकिन सिलेबस में बहुत सी चीज़ें, अब जैसे कि है कि शब्द जो दिए पुल्लिंग में आपका, तो भिषज, महत, सुहृद, राजन, विद्यार्थी, पथिन, ये सब शब्द पूछेगा कि आत्मन इनमें से किस लिंग में शब्द है, या फिर श्री इनमें से किस लिंग में शब्द है, या फिर नामन इनमें से किस लिंग में शब्द है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको एटलीस्ट ये तो आना चाहिए यदि आपको अंदर का डीप नॉलेज नहीं है। फिर सर्वनाम आपको अस्मद, युष्मद, तदेतद, यद, भवत, किम, इदम, अदस, सर्व, इन सब पे आना चाहिए कि अहम, आम, वयम, माम, आम, अस्मान, युवम, युवाम, युयम, युष्मद के, ये सब। फिर धातु रूप को एक बार देख लीजिएगा, यदि बेसिक तो देख लीजिएगा कि क्या क्या है। पांच लकार में लट लकार, वर्तमान, लिट लकार आपको भविष्य का, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थक में, लोट लकार विधिलिंग लकार जो संभावनाएं में है वो। फिर पुरुष दृशा और वचन दृशा है कि पुरुष और वचन में क्या है कि एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये। फिर संधि, संधि कौन कौन सी, अण संधि, आदि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। फिर समास आ जाएंगे, केवल समास और व्यवहार समास, तत्पुरुष कर्मधारय, द्विगु समास, ये सब कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा अपादान, ये सब। तो आप यदि इसको आप सिर्फ देख जाएंगे, सिर्फ देख जाएंगे ना, और रट जाएंगे जितना ऊपर दिया है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा कुछ आपको। ये उपपद विभक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है कि द्वितीया के साथ कौन सा लगता है, तृतीया के साथ कौन सा लगता है, चतुर्थी के साथ, पंचमी के साथ कौन सा लगता है। तो यदि हमें कारक क्लियर होगा तो उपपद विभक्ति हम ऑटोमेटिकली कर लेंगे, तो कारक के साथ उपपद विभक्ति अपने आप हो जाती है। वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य में, यदि कि एक्टिव पैसिव जो हम लोग पढ़ते हैं वैसे। फिर प्रत्यय, प्रत्यय कितने प्रकार के, अव्यय कितने प्रकार के, उपसर्ग, और संख्या याद होनी चाहिए। संख्या तो याद होगी, अभी हम 1 2 3 4 को यदि तीनों लिंग में कर, एक, एका, एकम, और द्वौ, द्वे, द्वे, त्रै, तिस्र, त्रीणि, चत्वार, चतुरस्र, चत्वारि, ऐसे करके। और 5 से 100 तक की संख्या की, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश करके ऐसे। तो ये होगा हमारा संस्कृत परिचय।
इसके बाद अब हम चलते हैं आखिरी यूनिट जो है। तो आखिरी यूनिट जो हमारी है वो है मिसलेनियस यूनिट। मिसलेनियस यूनिट में जो है सबसे पहला है आपका कि अनुवाद में चुनौतियाँ। अब जैसे हम कहते हैं कि धर्म, तो धर्म का अनुवाद इंग्लिश में पॉसिबल ही नहीं है। हम धर्मा नहीं कह सकते या रिलीजन कास्ट ये नहीं कह सकते, सॉरी रिलीजन पंथ मजहब नहीं कह सकते। धर्म की परिभाषा जब हम शुरू में पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे। संप्रदाय, आत्मा, ये सब शब्दों को जो हम देख रहे हैं इनके इंग्लिश में ट्रांसलेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो बेसिकली वही है। इसके अलावा जो मंदिर, शक्तिपीठ, मठ, ज्योतिर्लिंग आदि जो धाम है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो भी वीडियो है वो मैं बना दूंगा। यदि आप कहेंगे तो मेजर शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठ है, ये याद रखिएगा। 4 मठ है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है। कुछ संतों के बारे में आप उनका एरिया याद रख लीजिएगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो है वो आपके ईस्ट में बंगाल साइड में, शंकर देव वो आपके आसाम के, तिरुवल्लुवर तमिलनाडु। इसके अलावा नाट्य के बेसिक देख जाइएगा। नाट्य के 10 रूपक क्या क्या होते हैं, कि विधि क्या होता है, प्रकरण क्या होता है, भाण क्या होता है, ये सब चीज़ें। नाट्य का एक रूप नाटक है, तो 10 रूपक के किसने लिखे, धनंजय ने कृत किए 10 रूपक। वो सब नाट्य के तो रस, अभिनय, कथा, वस्तु, पात्र, ये जो 4 नाट्य के तत्व होते हैं। उसको कि 8 रस जो भरत मुनि ने माने, 9 रस जो अभिनव गुप्त ने माने। अभिनय 4 प्रकार के होते हैं, अभिनय हाँ 4 प्रकार के होते हैं। वो सब काव्य के प्रकार, गद्य, पद्य, चंपू। तो गद्य काव्य क्या होते हैं, जो प्रोज होते हैं। पद्य काव्य क्या होते हैं, जो आपके गद्य काव्य जो आपके होते हैं उसमें आपके नॉर्मल टेक्स्ट होता है। पद्य काव्य में आपकी कविता होती है। चंपू काव्य जो गद्य पद्य दोनों होते हैं। गद्य पद्य में काव्यम चंपू रीति विधि है। फिर छंद आपके अनुष्टुप छंद, उपजाति, इंद्रव्रजा, उपेंद्रव्रजा। ये जो छंद है इसकी बेसिक देख जाइएगा कि इसमें कितने वर्ण होते हैं, कितने चरण होते हैं, ये सब। फिर महत्वपूर्ण कवि आपके भास, कालिदास, इनके जो ग्रंथ है वो देख जाएगा कि भास के ग्रंथ कौन कौन से मुख्य है। कालिदास के 6 ग्रंथ जो मुख्य हो कौन से, अशोकघोष किसके समय थे, इनका टाइम भी देख लीजिएगा। टाइम क्योंकि अरेंज का ऑर्डर में भी आ सकते हैं कि इस टाइम में थे, इस समय में थे। सोमदेव सूरी हाल की जो थी वो गाथा सप्तशती, इनकी बुक्स किताबें, इनका समय। कलहड़, राजतरंगी, चंद्रबरदाई की, पृथ्वीराज राजो के प्रमुख सम्राट और इनके राजवंश, तो मौर्य वंश जो आपके मगध का था। ललितादित्य जो आपके कश्मीर के थे। चक्रध्वज सिंह जो आपके असम के थे। चोल, हरिहर, बुक्का राय, बप्पा रावल, हर्षवर्धन, ये सबको देख जाइएगा। फिर मुख्य जाति और उनकी ईश्वर अवधारणा, ये देख जाइएगा। तो ऑलमोस्ट हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। कुछ टॉपिक्स इसमें जो थे लगभग देखने में आ रहा है कि सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपसे जितना हो सके कवर कर लीजिएगा। और आपको जो भी डाउट और जो भी प्रॉब्लम आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं उसे देख करके एक बार उसको आगे बना सकूँ। तो अब टाइम बहुत कम है, लेकिन आप सबके साथ मैं हमेशा तैयार हूँ, खड़ा हूँ। आपको जब भी लगे आपको मदद की ज़रूरत है, आप मैसेज कीजिएगा मुझे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ मैसेज कर दीजिए। आप यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि और ज़्यादा वो लोग भी इसको देखें और उनको भी जो डाउट हो उनके भी डाउट क्लियर हो सके। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे ऐसे ही प्यार दीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सबके देखभाल कीजिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट सभी को, और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।